हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस पॉइंट है। मैं आपको इसको बताने वाला हूँ द बेस्ट वे, जितना सिंपलेस्ट एंड बेस्ट वे होगा मैं उतना सिंप्लीफाई करके बताऊँगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा और एकदम गारंटी के साथ मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अपना अपना हर टीचर का पढ़ाने का वे होता है। मेरा जो वे है आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं लगेगा, केमिस्ट्री कभी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। बस कांटेक्ट में रहिए और कॉन्टिन्यूअस जो वीडियो आएंगे उनको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें क्या खास है ये आप देखिएगा। एकदम मैं बेसिक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करूँगा और आपको उस लेवल पे ले जाकर छोड़ूंगा जहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो चुका रहेगा। बहुत सारे किताब, बहुत सारे टीचर, सब कोई पढ़ा रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, सबका अपना यूनिक वे है, मेरा अपना यूनिक वे है। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ जरा उसमें आप फोकस क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा, ले आकर आपके सामने रख दूंगा क्यों ऐसा होता है और ये चीज़ें क्यों लिया जाता है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, क्या चेंज करोगे तो रिएक्शन में क्या चेंज हो जाएगा, सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट इस बार सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा है वहां पे सब्स्टिट्यूशन जो करता था वो इलेक्ट्रोफाइल हुआ करता था, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। जब न्यूक्लियोफाइल करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ बहुत ही क्लियर कट कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, देखिए किन किन सबस्टेट में आपको पढ़ना है। वैसे मैंने सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म के कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड पे, एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा। फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे एल्कोहल्स का, फिर सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम लोग ईथर का, एंड देन सब्स्टिट्यूशन ऑन इपॉक्साइड। उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन रिंग पे। साइक्लोहेक्सेन रिंग पे कैसे होता है, इपॉक्साइड में जनरली इसको हम लोग रिंग ओपनिंग रिएक्शन बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर लेवल पर क्वेश्चन आता है रिंग ओपनिंग रिएक्शन से। तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम इन 5 सबस्ट्रेट में फोकस करके पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है, इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मैं जो स्टार्ट करूंगा एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, तो देखिए एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके, ठीक है, किसी एक एटम या ग्रुप को वहां से भगा के उस जगह पे खुद बैठ जाएगा, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। न्यूक्लियोफाइल ने किया है, देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक में आपने देखा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा, वहां पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल ने किया तो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली क्या बोलेंगे, those reaction in which nucleophile substitute or replace a atom or group from the substrate and occupy that position, such reactions are called nucleophilic substitution reaction। आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है क्या, एक हमने सबस्ट्रेट लिया, उस पर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की क्या जरूरत है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियोफाइल दोनों अगर सॉलिड होगा तो रिएक्शन फिर नहीं होगा, तो सॉल्वेंट वो होता है जो दोनों को डिसॉल्व करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और एक आयनाइनिक स्पीसीज, जनरली आयनाइनिक निकलता है, समटाइम इट में भी न्यूट्रल, वह भी हो सकता है, ये निकल के कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो देखिए अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है, जब तक ये अटैक नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अटैक होना बहुत ही जरूरी है। तो अटैक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है। Without knowing the nature of nucleophile and about the nucleophile, we cannot clearly says that this reaction is faster or slower, rate will be high or low, product will be major or minor। तो हमें ये पता करना पड़ेगा। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन में ये भाई साहब तो निकल कर बाहर जा रहे हैं ना,
अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्या? मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये रूम मेरा है, मैं इसमें रहना चाहता हूँ, कोई बाहर से आएगा इस रूम को रहने के लिए, मैं निकलूंगा ही नहीं तो वो रह पाएगा? मैं जब तक बाहर नहीं जाऊंगा तब तक कोई अंदर नहीं आ सकता। तो जरूरी यह है कि निकलने वाले जो एटम या ग्रुप है उनको निकलने की भी टेंडेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई यार धक्का मार लगे निकल निकल, नहीं निकलेंगे क्या कर लोगे? नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे का मतलब क्या है? रिएक्शन आसानी से नहीं होने वाला है। अगर मैं कहूँगा कोई यार है भाई निकल जाओ, अच्छा ठीक है निकल जाता हूँ, तो आसानी से रिएक्शन होने वाला है। मतलब कि लिविंग ग्रुप, जाने वाले ग्रुप का नेचर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सब्स्टिट्यूशन होने के लिए। तो लिविंग ग्रुप क्या है, जो छोड़ के जा रहा है उसका नेचर क्या है, वो जाना चाहता है। चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नहीं चाहता है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर हम बोलें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ये तीन, ये और ये मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी जानकारी के बिना, जिनको बिना जाने हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्लैरिफाई नहीं कर सकते, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सब कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। तो देखो कोई भी चीज़ बनाने से पहले अगर हमें पता चल जाए हम ये चीज़ बनाने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, उसका मिर्च मसाला पाउडर अगर हमें पता चल जाए तो एक अंदाजा लग जाता है अरे यार टेस्ट ऐसा आने वाला होगा। तो सब्स्टिट्यूशन के मिर्च मसाला पाउडर क्या है? इसका मिर्च मसाला पाउडर है न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट और लिविंग ग्रुप। यही वो तीन, इसके तीन मेन कंपोनेंट है जो सब्स्टिट्यूशन को आसान कर देंगे। हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? एक तो सबस्ट्रेट है, उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया अलग से। सबसे पहले सॉल्वेंट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, और तीसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये जानना बहुत जरूरी है इन तीनों के बारे में सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि अगर इन तीनों पे जानकारी हमारा कमांड नहीं रहा, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन में कई जगह फंस जाओगे। बट अगर ये तीनों आपको क्लियर रहे, सब्स्टिट्यूशन ऐसे लगेगा जैसे मक्खन में आप चक्कू चला रहे हो और सब आपका आसान होता चला जाएगा। तो बस आप लगे रहिए, मक्खन चक्कू सब आपके हाथ में है, चलाने को मैं सिखा देता हूँ कैसे चलाना है, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि व्हाट आर द फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज फैक्टर: सॉल्वेंट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सबस्ट्रेट जब रिएक्शन पढ़ेंगे, पर्टिकुलर रिएक्शन का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा, वहीं पे डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलिए इसको जरा बना लीजिए। मैं आपको बता दूं पहले कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कितने टाइप के पढ़ने वाले हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग तीन टाइप से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कितने टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है भाई? तीन टाइप से बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे SN2, ठीक? फिर पढ़ेंगे हम लोग SN1, फिर पढ़ेंगे हम लोग SNI, और एक और पढ़ेंगे SN2 प्राइम, ठीक है? दिस इज SN2 प्राइम पढ़ेंगे। इन सारे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। और एक पांचवा जो है, ये चार हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जो फिफ्थ पढ़ोगे वो होगा SN2AR, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। एरोमेटिक रिंग पे पढ़ेंगे बेंजाइल, या ऐसे कह सकते हो, बेंजाइल नहीं, एराइल हैलाइड्स का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो SN2 आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, SN1 पढ़ने वाले हो, SNI पढ़ने वाले हो, SN2 प्राइम और SN2 इन एरोमेटिक रिंग, ठीक है? तो इन सब को पढ़ने से पहले सारे मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, कंपोनेंट को इकट्ठा करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है भाई? सॉल्वेंट। हेडिंग डाल लीजिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट सबको अफेक्ट करता है, ठीक है? तो अगर सब अफेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आपको मैं बता दूं, कई जगह SN1 और SN2 को सिर्फ सॉल्वेंट से ये पहचान सकते हो, ये SN1 है या SN2 है। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पढ़ने वाले हो तो देखो सॉल्वेंट है क्या, आप सिंपली सॉल्वेंट को क्या कह सकते हो, क्या डिफाइन करते हो, विच डिजॉल्व सॉल्यूट, विच डिजॉल्व सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को क्या करता है, डिजॉल्व। और यहाँ अपने पास सॉल्यूट क्या है भैया, अपने पास जो सॉल्यूट लेंगे वो या तो सबस्ट्रेट होगा और या तो सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों होंगे। सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल अपने पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा। अब देखिए सॉल्वेंट में क्या करते हैं, सॉल्यूट को जब ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब देखो ये सॉल्वेंट है अपने पास, जो सॉल्यूट है वो क्या है, सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा, अपने पास होगा प्रोडक्ट प्लस लिविंग ग्रुप, ये होगा। अब सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है। डिसॉल्व कर रहा है मतलब आयनाइज कर रहा है, तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, और ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो सिंपली एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या क्या हो जाता है, रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या क्या हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी सॉल्वेंट हम यूज करते हैं तो सॉल्वेंट का सबसे पहला काम क्या है, इट डिसॉल्व बोथ क्या, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, and bring them in ionic state। इनको डिसॉल्व करके कहाँ ले आएगा, आयनिक स्टेट में ले आएगा। देखिए सॉलिड फॉर्म में जो रिएक्शन होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आसानी से नहीं होते, बट जैसे ही आयनिक फॉर्म में आएगा, आयनिक फॉर्म बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आपने पढ़ा होगा सोडियम एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हो, नॉर्मल कंपाउंड का जब एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो व्हाई वी विल गोइंग टू परफॉर्म सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट, बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग द सॉलिड फॉर्म ऑफ कंपाउंड या मिक्सचर इनटू आयनिक फॉर्म, बिकॉज आयनिक फॉर्म गिव रैपिड टेस्ट व्हाइल सॉलिड फॉर्म डज नॉट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि जो अपना सॉल्वेंट है, ये जो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल यूज करा है ना, उनको आयनिक स्टेट में पहुंचा देता है। दूसरी बात देखिए क्या है, इट इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ CX या CO बॉन्ड। अब पूछोगे भैया इससे क्या होगा, देखो जब आप एल्किल हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन कराओगे ईथर पे, अल्कोहल पे, तो जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये इनकी पोलैरिटी को अफेक्ट करता है, इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज, वो डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्वेंट हम लेंगे। तो जो कार्बन होता है पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन पार्शियल नेगेटिव, सिमिलरली कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। तो पोलैरिटी जब हाई होगा तो उसके टूट के बाहर जाने के प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, हाई। तो आप याद करिए SN1 रिएक्शन पढ़ते हो, SN1 किससे जाता है, कार्बोकैटायन से। तो वहाँ पे सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितना ज़्यादा होगा वो CCl बॉन्ड का ब्रेक उतना फास्ट होता है। तो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या करेगा, आयनिक स्टेट तो लाएगा ही, साथ में पोलैरिटी ऑफ CX एंड CO बॉन्ड को भी बढ़ा देगा। जैसे ही पोलैरिटी बढ़ेगी बॉन्ड को ब्रेक होने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, सॉल्वेंट may stabilize or destabilize the ion formed in reaction, during reaction।
अब ये जो सॉल्वेंट है, देखिए अपने पास सॉल्वेंट कई टाइप के भी क्लासिफाई करूंगा। ये या तो आयंस को स्टेबलाइज कर देगा या तो डिस्टेबलाइज। अगर मान लो कि सॉल्वेंट पोलर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो आयनों को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज कर सकता है या तो उसको डिस्टेबलाइज भी कर सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं सॉल्वेंट के, और ये तीनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिएक्शन करोगे ना तो पोलैरिटी मैटर करेगा। रिएक्टिविटी इनसे अफेक्टेड होंगे और इनसे भी अफेक्टेड होंगे। ये तीसरा वाला पॉइंट तो अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी में ही क्लियर कर दूंगा कि वाई सॉल्वेंट इज वेरी नेसेसरी। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सॉल्वेंट विच वी मस्ट हैव in knowledge, because without these three properties we cannot going to clear all concepted very well। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, कि जान लें कि अपना सॉल्वेंट कितने टाइप का है। तो इसको छाप लो फटाक से। अब हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट क्यों जरूरी है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम लोग क्या करने जा रहे हैं भैया? क्लासिफाई करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिएगा, कैसे सॉल्वेंट को पोलर बोलोगे, कैसे सॉल्वेंट को नॉन पोलर? तो वो सारे सॉल्वेंट जिनके ऊपर चार्जेज होंगे, ठीक है, दे हैव पार्शियल चार्जेस, दे हैव पार्शियल चार्जेस ओवर इट। इनमें क्या होगा? दे हैव नो पार्शियल चार्जेस, दे हैव नो पार्शियल चार्जेस। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस होते हैं। अब ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक का मतलब जिनके पास प्रोटॉन नहीं है, और प्रोटिक का मतलब जिनके पास प्रोटॉन होता है। तो इनको कह सकते हो कि दे गिव H+ आयन। मतलब वो सॉल्वेंट जो H+ आयन देते होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक। और ये क्या होंगे? दे डू नॉट गिव H+ आयन। इनके पास H+ आयन नहीं होता, इनके पास H+ आयन होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर देखा होगा आपने, मेथेनॉल, इथेनॉल, इसके अलावा जितने भी अल्कोहल आप यूज करोगे सब में पोलर प्रोटिक है। इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करिए, पोलर प्रोटिक है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्वेंट जो पोलर प्रोटिक होते हैं। बेसिकली हम इन्हीं का यूज करते हैं, मेथनॉल, इथेनॉल, अल्कोहल या एसिटिक एसिड को। पोलर एप्रोटिक में देखिए क्या है, जितने हैं सब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहला है एसीटोन, एसीटोन ध्यान से देखिएगा, सबके स्ट्रक्चर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये सॉल्वेंट। दूसरा है एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल होता है भैया CH3Cl। तीसरा है ईथर, जितने भी ईथर हैं सब के सब पोलर एप्रोटिक कैटेगरी में आएंगे। 3 हो गए। चौथा जो सॉल्वेंट है
वो है डाईमेथाइल सल्फोक्साइड, डाईमेथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, इसको शॉर्ट में हम लोग DMSO बोलते हैं। और DMSO देखो क्या है, CH3S डबल बॉन्ड O CH3। पांचवा है डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DMF। DMF क्या होता है, ये एक अमाइड होता है जिसमें 2 मेथिल ग्रुप और एक अमाइडिक ग्रुप होता है, दिस इज DMF। इसके अलावा छठा भी है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, THF। दे आर बेसिकली द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इन सब को अच्छे से याद रखना, बट इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये 3 हैं जो बहुत ही वाइडली यूज करे जाएंगे, और एसीटोन भी। इन सॉल्वेंट का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन सीधे सॉल्वेंट से भी पूछ सकता है। एप्रोटिक में, नॉन पोलर में क्या था, नॉन पोलर में आपका आता है बेंजीन, पहला। दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीसरा आप यूज कर सकते हो कार्बन डाइसल्फाइड। चौथा आप यूज कर सकते हो, चौथा N-हेक्सेन। इसके अलावा पांचवा आप यूज कर सकते हो टोलुइन। छठवा यूज कर सकते हो जाइलिन। दीज आर द पोलर एप्रोटिक, सॉरी, नॉन पोलर सॉल्वेंट। दिस कैटेगरी आर polar solvent and this category for non-polar solvent. Polar solvent are of 2 type, polar protic solvent and polar aprotic solvent। and non-polar solvent जो होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इनको हमने इधर क्लासीफाई किया। तो ये आपके पास पूरा लिस्ट है सॉल्वेंट का, कि सॉल्वेंट पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फंक्शन के बाद देखें कितने टाइप के सॉल्वेंट हैं। तो देखो भैया, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक और नॉन पोलर, इन सब का यूज करेंगे एक एक जगह। ये पोलर है, देखिए पोलैरिटी आप चेक करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी है, कार्बन पॉजिटिव और नाइट्रोजन निगेटिव, सल्फर पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव, सिमिलरली कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव। पोलैरिटी तो सब पे है, बट इनमें से कोई H+ दे नहीं सकता। यहाँ देखो OH में से H निकल सकता है, एल्कोहल का H निकल सकता है, इथेनॉल का निकल सकता है, एसिटिक एसिड का या कोई भी कार्बोक्सिलिक का H रिलीज हो सकता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट सॉल्वेंट। जो बेसिक आइडिया है हम लोगों को सॉल्वेंट के बारे में पूरा लग चुका है। आप पूरा इसको याद रखिएगा, पोलर प्रोटिक कैटेगरी, एप्रोटिक की कैटेगरी, नॉन पोलर की कैटेगरी, सब आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको जल्दी से बना लीजिए। न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब हम लोग स्टार्ट यही करने वाले हैं, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट आर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहला औजार हम लोगों ने तैयार कर लिया सॉल्वेंट का, दूसरा औजार अपने पास है न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहला हम लोगों ने सॉल्वेंट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो पहले हम डिफाइन करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स को, व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल। तो देखो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो एक लाइन में उसको जवाब ये देना है
कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी किसी स्पीसीज के पास होगा वो सबस्ट्रेट के उस पोर्शन पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, मिनिमम। तो दोज स्पीसीज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज अटैक एट दैट साइड ऑफ सबस्ट्रेट हैविंग मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज स्पीसीज हैविंग excess of electron density in the form of negative charge, lone pair or pi bond which attack at that site of substrate having minimum number of electron or minimum electron density। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स आर स्पीसीज having excess electron density in form of negative charge, lone pair or pi bond which attack on that site of substrate, साइट का मतलब जगह, पोजीशन, दैट साइट ऑफ सबस्ट्रेट हैविंग मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब उस साइट पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी भैया, मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। ऐसे स्पीसीज को आप क्या कहोगे? न्यूक्लियोफाइल कहोगे। तो न्यूक्लियोफाइल के पास पाई बॉन्ड, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा जो हमेशा सबस्ट्रेट के उस जगह पे अटैक करने की कोशिश करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो। मतलब कि अपने पास तो बहुत पावर है, तो इसका मतलब पावर कहाँ दिखाएंगे? जो कमजोर है उसी के पास। अपने से मजबूत के पास गए तो बेटा कूटे जाओगे। इसीलिए हमेशा अटैक वहां करना जहां आपसे कमजोर हो। मजबूत देख के जाना मत, कमजोर देख के रुकना मत, ये ऑर्गेनिक कहता है। ठीक है, अब करेंगे क्लासिफिकेशन। देखो भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हर कैटेगरी के न्यूक्लियोफाइल होंगे ना, ऐसा थोड़े ना कि एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, बहुत टाइप का न्यूक्लियोफाइल है। एक एक करके सबको देखेंगे, व्हाट आर दोज कैटेगरीज। देखो, सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि ऑल दोज स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज बिहेव एज एन न्यूक्लियोफाइल। जिन स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज होगा दे ऑलवेज बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। दोज स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा सब किसकी तरह बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हाइड्राइड, मेथाइल आयन जो हो गया, कोई भी आपका एल्कोक्साइड हो जाए, हाइड्रोक्साइड हो जाए, इसके अलावा थायोल हो जाए, थायो ईथर हो जाए, SH-, अजाइड, ऑल हैलाइड्स, नाइट्राइड, ये सब देखिए क्या है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। दे ऑल हैव नेगेटिव चार्ज एंड दे बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में देखिए कौन से स्पीसीज हैं, तो वो सारे स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा दे ऑल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दे आर न्यूट्रल। दोज स्पीसीज, इसमें अमाइड भी जोड़ देना। दोज स्पीसीज हैविंग
at least one lone pair, at least one lone pair in their valence shell, कम से कम एक लोन पेयर हो उनके वैलेंस सेल में, इन देयर वैलेंस सेल आर कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब इनमें देखिए कौन कौन से हैं। वाटर, वाटर के पास भैया 2 लोन पेयर है। अमोनिया, ईथर, थायोल, पिरिडीन, इसके अलावा आपके पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इथिलीन डाई अमीन, या कह सकते हो सिंपल कोई भी अमीन ले लो, मेथाइल अमीन। दे ऑल स्पीसीज है लोन पेयर इन देयर वैलेंस सेल। तो जिनके पास लोन पेयर होता है वो सब के सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इन सब को बनाते चलिए, ठीक है। 2 कैटेगरी हो गया। इसके अलावा तीसरा कैटेगरी है पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखिए पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया, इनके पास क्या होगा, कम से कम एक पाई बॉन्ड होगा। दे हैव एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड, इनके पास कम से कम एक पाई बॉन्ड का होना कंपल्सरी है, मिनिमम। एग्जाम्पल के लिए एल्कीन, एल्काइन, विनाइल ईथर, इसके अलावा विनाइल बेंजीन, नॉर्मल जो बेंजीन है ये, दे ऑल हैव पाई बॉन्ड एंड दे बिहेव एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी है ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनोमेटालिक तो पूरी केमिस्ट्री है, वो आप मेरे में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, बहुत ब्रॉड टॉपिक है वो। ऑर्गेनोमेटालिक मतलब एक पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट प्लस मेटालिक पार्ट जो होगा उसको ऑर्गेनोमेटालिक बोलते हैं। ये जनरली एनाइन ही होते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइल लिथियम, दिस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल। डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, आपने सुना होगा, इसका नाम है गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट। इसके अलावा डाई एल्काइल जिंक, इसके अलावा डाई एल्काइल कैडमियम। दीज आर द ऑर्गेनोमेटालिक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। ये सब निगेटिव चार्ज होते हैं और ये सब पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। तो दे ऑल्सो बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। 4 कैटेगरी हो गई। 5वां है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। जो 5वां कैटेगरी है वो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते हैं उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड। उस दोनों एक ही चीज़ है, चाहे एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोल दो चाहे एम्बीडेंटेड लिगेंड, एक ही मॉलिक्यूल को दोनों जगह रखा जाता है। तो अगला कैटेगरी जो 5वां था अपना न्यूक्लियोफाइल का, वो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। अब देखो बेचारे बोर्ड वालों से पूछता क्या है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में। डिफाइन एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दे हैव
they have more than one attacking site, more than one attacking site but एक से अधिक साइट है, but only one site attack at a time. ठीक है, यहाँ जो साइट है इसको एटम भी कह सकते हो। ठीक है, उसमें एटम होते हैं, सिर्फ एक ही एटम एक बार में अटैक करता है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है नाइट्राइल। कार्बन पे अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी। अगर ऐसा अटैक किया तो साइनाइड बोलते हैं, और अगर उल्टा अटैक किया तो आइसोसाइनाइड। ठीक, सिमिलरली ये देखो, नाइट्रोजन पे लोन पर अगर ये अटैक किया तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो, और अगर ये अटैक करता तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में क्या है भैया कि ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी। ये अटैक करेगा तो नाइट्रो, और अगर ये भाई साहब अटैक कर दिए तो नाइट्रीटो। ठीक, ऐसे ही चौथा है अपने पास क्या, आइसोसाइनेट। देखो, अगर ये अटैक किया तो साइनेटो, और अगर भाई साहब ये अटैक कर रहे हैं तो आइसोसाइनेटो। दिस इज आइसोसाइनेटो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एम्बिएंट लिगेंड हो गए। ये कंप्लीट हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल्स थे। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी what is nucleophilicity and what are the factors which affect nucleophilicity, very important। यही से तो डिसाइड होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी से। न्यूक्लियोफिलिसिटी दो टर्म देखो यहाँ पे कंपेयर करने, एक न्यूक्लियोफिलिसिटी, दूसरा आपने सुना होगा बेसिसिटी। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी? तो देखो क्या है, इसमें दो वर्ड लग रहे हैं ना, एक न्यूक्लियोफाइल, उसकी एक एफिनिटी लग रही है, एफिनिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। फिलिसिटी मतलब मोहब्बत, कितना चाहत है इसको अटैक करने का, लगाव। फिलिसिटी है, जैसे आपने पढ़ा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। फिलिक मतलब यहाँ वही फिलिसिटी से आ रही है, लगाव। न्यूक्लियोफाइल का कितना पावर है, एबिलिटी है। तो क्या कह सकते हो, इट इज द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन सबस्ट्रेट, टू अटैक ऑन सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट पे अटैक करने का कितनी एबिलिटी से अटैक करते हैं, कितनी टेंडेंसी से, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर हाई है, हाई टेंडेंसी, देन बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल। और अगर टेंडेंसी लो है, देन पुअर न्यूक्लियोफाइल।
तो वो न्यूक्लियोफाइल बढ़िया होगा जिसको सबस्ट्रेट पर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी, दमदार अटैक प्रोड्यूस करता होगा। और जो वीक अटैक, पुअर अटैक प्रोड्यूस करेगा वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना बढ़िया होगा अटैक उतना अच्छा होगा, अटैक जितना अच्छा होगा सब्स्टिट्यूशन उतना आराम से हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें पता होना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। तो हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। What are the factors which actually affect the nucleophilicity? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ इंपॉर्टेंट होना जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा कि क्या फैक्टर जानने से पहले हमें क्या जानना चाहिए। फैक्टर जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और अगर आपने इसको स्टेबलाइज कर दिया तो नेगेटिव चार्ज तो ठंडा पड़ जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा, लेजी हो जाएगा, या लोन पेयर स्टेबलाइज हो जाएगा, या पाई बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर वो स्टेबलाइज हो गया तब तो न्यूक्लियोफाइल खराब हो जाएगा ना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो हो, उसको आग लगी हो, नहीं मैं मार कर रहूंगा, मैं उसको पटक दूंगा, पीट दूंगा, दौड़ा दूंगा, मतलब ऐसा हो, अनस्टेबल हो, अंदर से उसके अंदर एनर्जी आग लगी हो, मैं रुकूंगा नहीं जब तक अटैक करूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं उसको। तो छोड़ूंगा नहीं का मतलब स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल हो गए ठीक है अटैक करेंगे, अब ये क्या है, तो लेजी हो गया ना, जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, जा रहे हैं, अलग डिफरेंस आ रहा है। स्टेबलाइज्ड हो गया तो फिर न्यूक्लियोफाइल खराब हो गया। अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो क्या होगा कि इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है स्टेबिलिटी का क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो खराब न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। फिर वो कहेंगे जाओ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करके आओ, ठीक है जा रहे हैं। और अगर खतरनाक होगा एकदम आग लगा हुआ, जाओ सब्स्टिट्यूशन करके आओ, तुरंत दौड़ के जाएगा सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल वही है जो दौड़ के गया, आराम से जा रहा है, लेजीपंथी नहीं चाहिए। तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल कभी स्टेबल नहीं होंगे, जो स्टेबल होंगे वो खराब न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो आप देख लीजिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हाई होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब हो जाएगी। तो सिंपली आप यहाँ कह सकते हो कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हाई होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पुअर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच अगर आपको रखना है तो स्टेबिलिटी कम करिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करना है तो स्टेबिलिटी बढ़ा दीजिए। मगर डेफिशिएंट होगा तो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो आपके पास जो फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएंगे वो सारे फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते होंगे, घटाते नहीं होंगे, वो ही न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं उन सारे फैक्टर्स को जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी The first factor is electronegativity. ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अफेक्ट करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी को। अब देखो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना इसको हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज अगर कोई होगा तो
लोन पेयर नेगेटिव चार्ज को टाइटली बाइंड कर लेता है, अपने से बांध लेगा। मैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो बहुत कंजूस टाइप का हूं, मैं नेगेटिव चार्ज आएगा पकड़ लूंगा, नहीं जाने दूंगा। लोन पेयर को अपने से टाइटली बाइंड कर लूंगा, नहीं जाने दूंगा। और जब तक वो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर जाएगा नहीं, तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, देगा, प्रोड्यूस करेगा, वो नहीं जो बचा के रखा मैं बहुत बड़ा राजा हूं, देता कुछ नहीं हूं, तो मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, बट मैं जल्दी से डोनेट कर देता हूं, जगह पड़ता है वहां पे डोनेशन करता हूं, तो मैं बढ़िया डोनर हूं और मैं बढ़िया राजा हूं, भले मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ सेम चीज है। इफ न्यूक्लियोफाइल has less electronegativity, then it will easily lose its electron and form product, but अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई तो पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए, मेथाइल NH2 माइनस, हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड, इनमें से अगर पूछा जाए विच वन इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, देखो बचपन से क्या है ना, हम लोग जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया गया तो OH माइनस ही पढ़ाया गया, ये सब न्यूक्लियोफाइल में दिखाई नहीं गया। जो रिएक्शन हुआ NaOH से हुआ तो NaOH आज भी याद है, हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ऐसा नहीं है, ये मिथ था कि जब तक हम लोग यही देखते हैं, हर रिएक्शन में यही देखते थे, तो दिमाग में काला सा धुंध छा जाता था, हाइड्रोक्साइड तो सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। ये था, है नहीं, ये था क्योंकि वहां पे कोई और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात किया ही नहीं था। इसमें देखिए जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ये सबसे पुअर, ये आपका बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। क्यों बेस्ट न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपका क्या है? वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल क्यों? बिकॉज इट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी वो खराब हो जाएंगे, और जिनकी लो हो जाएगी वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में चले आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आपका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डाउन होगा। फर्स्ट। सेकेंड देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। The second factor is hybridization. Hybridization. देखो भैया हाइब्रिडाइजेशन जहां भी आता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे जो सिंपल हम लोग का कंपैरिजन है वो किससे? परसेंटेज एस कैरेक्टर, और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा? इनवर्सली हो जाएगा। इसका क्या हो गया? इनवर्स हो गया। अब सिंपल सा क्या हो गया, मतलब परसेंटेज एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल दिया गया, अगर हमें इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल दिया गया और अगर हमें इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें से बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। व्हाई दिस? दिस इज sp3 हाइब्रिड एंड दिस इज sp2 हाइब्रिड एंड दिस इज sp हाइब्रिड। sp में परसेंटेज एस कितना है? 50%। इसमें परसेंटेज एस कितना है? 33.3%। इसमें परसेंटेज एस कितना है? ओनली 25। तो मिनिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो खराब न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास सिंगल बॉन्ड है वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल। एक और एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एक होता है अमीन, एक होता है इमीन, और एक होता है नाइट्राइल। अगर इन तीनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करी जाए तो ये आपका बेस्ट
बिकॉज इट इज sp3, बिकॉज इट इज sp2, बिकॉज इट इज sp। तो आपका जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हुआ वो कौन हुआ? अमीन, फिर ये हो गया आपका इमीन, और ये आपका हो गया नाइट्राइल्स। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, एकदम बेस्ट क्लियर होता चला जाएगा, बस सब कॉन्सेप्ट के साथ लगे रहिए। ये दूसरा हो गया हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। तीसरे पे चलते हैं। जो तीसरा है तीसरा ही साइज का इफेक्ट। साइज का इफेक्ट आप बताइए भैया, साइज न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्या रिलेशन रखता है? इनवर्स की डायरेक्ट? क्या रखता है? डायरेक्ट रखता है। कैसे डायरेक्ट रखता है जरा इसको समझिएगा। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा होगा। एक तो सिंपल आपको इंडक्टिव इफेक्ट से समझा देते हैं। देखो भैया, साइज जब बड़ा होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बात मान लो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑटोमेटिकली घट जाती है, और साइज ज्यादा होने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। बट दिस इज नॉट एक्चुअल केस। एक्चुअल केस देखिए, समझिएगा क्या है। पहले मैं इसको समझा लूं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में ये है, अगर OH माइनस दिया जाए तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल किससे है? SH माइनस। NH2 माइनस आपको दिया जाए तो एक खराब न्यूक्लियोफाइल किससे? BH2 माइनस से। NH3 जो है वो प्योर न्यूक्लियोफाइल है किससे? BH3 से। ठीक है, तो ये साइज क्योंकि इनका बड़ा है इसलिए अच्छे न्यूक्लियोफाइल, इनका साइज छोटा है तो ये खराब। सिमिलरली हैलोजन में बात करेंगे तो आयोडाइड बेस्ट है, फिर ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, सबसे खराब कौन है? फ्लोराइड है। ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, हर जगह यही बात करेंगे। RS माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन RO माइनस। साइज का सारा गेम है। साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़ा होगा। अब ऐसा क्यों है? वाई साइज बढ़ने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई हो गई, तो एक तो वहां से क्लियर हो ही रहा था। एक और देखो भैया, जब सब्स्टिट्यूशन होना होता है ना, सब्स्टिट्यूशन, तो जिस कार्बन पर अटैक होना होता है उस पे ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए है क्या कि ये अटैक जनरली यहाँ होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, ये ग्रुप होगा उसका कुछ साइज होगा, ये ग्रुप होगा उसका साइज होगा, ये ग्रुप होगा उसका कुछ ना कुछ साइज होगा। ये आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपने पढ़ा होगा फजान्स इफेक्ट या फजान्स रूल। जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से पोलराइज हो सकता है ना। तो अगर एंटी बॉन्डिंग यहाँ है, ये ग्रुप लगे हैं, मान लो आपने ये भेजा तो रिपल्सन करके अटक जाएगा। छोटा साइज का है, एक मीडियम साइज का है, मान लो ऐसा है, तो इनके साथ रिपल्सन वो कर जाएगा। जब तक इससे बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहा नहीं जाएगा, क्योंकि इनका साइज छोटा है तो लेस पोलराइजेबल है, लेस पोलराइजेबल है। ठीक है, और जिनका साइज बड़ा होता है उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? हाई। इनकी पोलराइजेबिलिटी हाई, ये आसानी से अपने शेप को डिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अगर ये बड़े साइज का होता
तो ये क्या करता, अपने शेप को डिफॉर्म कर लेता और ये बॉन्ड कार्बन से बना लेता। तो लार्जर साइज होने से हाई पोलराइजेबिलिटी होगी, हाई पोलराइजेबिलिटी कैन इजिली डिफॉर्म इट शेप एंड अंडरगो डिफॉर्मेशन एंड फॉर्म बॉन्ड विथ दिस कार्बन। एक छोटा होने से वो डिफॉर्म नहीं हो पाया, बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, बट बड़ा साइज आसानी से डिफॉर्म पोलराइज हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए साइज बढ़ेगी तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। दिस इज द थर्ड इफेक्ट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ इफेक्ट पे, ठीक है, चौथे इफेक्ट पे।